नमस्कार, संस्कृत आईएएस के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह। आज के इस एपिसोड में वर्ष 2025 की सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें आए हुए भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि मेरे पास जो प्रश्न लिए गए हैं वे सीरीज डी से लिए गए हैं और डी सीरीज में जिस सीक्वेंस पे प्रश्न दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में ले लिए गए हैं। अगर आप लोगों के पास सीरीज दूसरी है, ए है, बी है या सी सीरीज है, तो आप लोग क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और यहाँ पर 5 देशों के नाम लिखे हुए हैं और पूछा है उपर्युक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र या टाइम जोन है। जिन देशों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है उनमें 1 से अधिक टाइम जोन होते हैं। अगर सारी टेरिटरीज के साथ बात करें यूनाइटेड किंगडम में तो 9 टाइम जोन हैं। डेनमार्क में 5, न्यूजीलैंड में 5, ऑस्ट्रेलिया में 9 और ब्राज़ील में 4। प्रश्न में पूछा है 4 से अधिक टाइम जोन वाले देश कितने हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जिनमें 4 से अधिक टाइम जोन है। अब ऑप्शन सर्च कर लीजिए, सभी 5 गलत, बी ऑप्शन, केवल 4। बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बी विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। इस बात को समझने के लिए मैंने एक मैप लिया है। इस मैप को देखिए, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इधर देखेंगे तो ये साइबेरिया का क्षेत्र हो गया और ये अलास्का का क्षेत्र हो गया, ये वाला। इस इंटरनेशनल डेट लाइन के जब इस तरफ आएंगे तो एक दिन पीछे हो जाएगा और जब इस तरफ जाएंगे तो एक दिन आगे हो जाएगा। अब यहां पर समझ लीजिए, साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अनादिर कहाँ है? अनादिर है साइबेरिया में और नोम है अलास्का में। तो अलास्का में जो टाइम होता है वह साइबेरिया की तुलना में एक दिन पीछे होता है। तो जब अनादिर या साइबेरिया में सोमवार होगा तब नोम में रविवार होगा, संडे होगा, मंगलवार नहीं होगा। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वह दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। सही पूछा है तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ए विकल्प सही हो जाएगा। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहां पर 3 पेयर दिए गए हैं। एक तरफ देश का नाम लिखा है और दूसरी तरफ रिसोर्स रिच इन या मिनरल्स का नाम लिखा है, रिसोर्सेज का नाम लिखा हुआ है। बोत्सवाना और आगे लिखा है हीरा। ये बात सही है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश है वह हीरा संसाधन में या हीरा खनिज में धनी है। तो जो पहला पेयर है वह सही सुमेलित है। दूसरा है चिली, दक्षिण अमेरिका का जो देश है चिली, वह लिथियम के उत्पादन में धनी है या लिथियम संसाधन से संपन्न है। तो दूसरा पेयर भी सही सुमेलित है। तीसरा लिखा हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है और आगे लिखा हुआ है निकल। तो जो तीसरा जो पेयर दिया गया है ये भी सही सुमेलित है। अब यहाँ पर पूछा है उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है। सही जानकारी पूछी है तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीनों ही पेयर सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ देश का नाम लिखा हुआ है। रीजन और कंट्री, पहला लिखा हुआ है मैलोर्का
और सामने लिखा हुआ है इटली। मैलोर्का जो रीजन है वह इटली में ना होकर वह स्पेन का एक क्षेत्र है और वह भूमध्य सागर के क्षेत्र में अवस्थित है और स्पेन के क्षेत्राधिकार में आता है। मैंने एक मानचित्र लिया है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है मैलोर्का और ये वाला जो देश है ये है स्पेन। तो इस स्पेन देश के क्षेत्राधिकार में आता है मैलोर्का, इटली के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। दूसरा लिखा हुआ है नॉर्मंडी और आगे लिखा हुआ है स्पेन। जो नॉर्मंडी क्षेत्र है वह फ्रांस के उत्तरी भाग में अवस्थित एक क्षेत्र है, ये स्पेन में नहीं है। दूसरा जो पेयर है वह भी सही सुमेलित नहीं है। अब नॉर्मंडी को भी देख लीजिएगा, ये है फ्रांस। यूरोप के मैप पर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो देश है ये है फ्रांस और इस फ्रांस देश के इस वाले भाग में यहाँ पर है नॉर्मंडी। इस बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने फ्रांस का एक मैप लिया है। ये फ्रांस का मैप है, यहाँ पर पेरिस है और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हो गया नॉर्मंडी का। तो जो नॉर्मंडी का क्षेत्र है वह फ्रांस में अवस्थित है, स्पेन में नहीं। इसलिए जो दूसरा पेयर है वह भी गलत है। तीसरा लिखा हुआ है सार्डिनिया और आगे लिखा हुआ है फ्रांस। सार्डिनिया एक द्वीप है भूमध्य सागर में और वह इटली के क्षेत्राधिकार में है, फ्रांस के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए जो तीसरा पेयर है वह भी गलत है। सार्डिनिया को भी देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये सार्डिनिया का क्षेत्र है और ये भूमध्य सागर में अवस्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है और इटली के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस प्रश्न में तीनों ही पेयर जो दिए गए हैं वे सही सुमेलित नहीं है। अब इस प्रश्न में पूछा है उपरोक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है। तो तीनों ही युग्म या तीनों ही पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित नहीं है। इसलिए किसी में भी नहीं। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी पंक्ति में दी गई जानकारी सही सुमेलित नहीं है। जिसने मानचित्र का ठीक से अभ्यास किया होगा वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाया होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है विश्व के दो प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है, ये जानकारी गलत है। यूएसए पहले नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री या फीड स्टॉक कच्चे माल के रूप में मक्के का प्रयोग किया जाता है या प्रधान फीड स्टॉक मक्का है, वहीं इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री या फीड स्टॉक गन्ना है। ये बात सही है। ब्राजील में मुख्य रूप से एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का प्रयोग किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट सही है। अब इसमें नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। विकल्प ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। दोनों तो सही है ही नहीं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। सी भी गलत। डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। डी। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान वेट बल्ब टेम्परेचर नेमी तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से उपर्युक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। मैंने डेफिनेशन ले ली है।
वेट-वेल्व तापमान वह न्यूनतम तापमान है जिस तक स्थिर दबाव पर बाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा किया जा सकता है और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट मानी गई है वह 35 डिग्री सेल्सियस मानी गई है। और सरल शब्दों में यह वेट बल्ब तापमान ही है जो हमें यह बताता है कि किस बिंदु पर, जिसे 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर माना जाता है, हमारा शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा करने में असमर्थ होगा, जिससे घातक हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है उसमें तापमान अधिक होता है, उसके साथ साथ हवा में नमी अधिक होती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बाष्पीकरण के द्वारा उसको और अधिक या हवा को अधिक ठंडा करना संभव नहीं होता। और ये वार्निंग दी गई है विश्व बैंक के द्वारा और ये 2023 में ये वार्निंग दी गई थी। अब फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़िए। विश्व बैंक ने ये चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान नियमित तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। इसका मतलब हो गया कि वेट बल्ब टेम्परेचर वहां पर अधिक होगा। ये विश्व बैंक ने चेतावनी दी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से उपर्युक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव सेड रिपोर्ट? पहला है, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। ये बात तो सही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो चेतावनी जारी की है वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में, उसमें कहीं भी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी गई है कि प्रायद्वीपीय भारत में वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्लड या ड्रॉट जैसी समस्याएं आएंगी। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वह इस रिपोर्ट के संदर्भ में गलत है। दूसरा है, मानव समेत सभी प्राणियों को उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। हाँ, इस बात की डायरेक्ट चेतावनी दी गई है कि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जिससे लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट को मैंने डिटेल में पढ़ा है, उसमें कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से इस बात की संभावना नहीं जताई गई है कि प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इस बात की जानकारी या इस बात की चेतावनी प्रत्यक्ष रूप से दी गई है। तो मेरे हिसाब से इस रिपोर्ट के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह सही नहीं है और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर बी विकल्प होगा। बी विकल्प। मैंने इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चेतावनी जारी की गई थी उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ा है और उसमें मुझे कहीं डायरेक्टली ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला जिसमें यह संकेत किया गया हो कि प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी परिस्थितियां बढ़ जाएंगी। ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इस प्रश्न में दिए गए पहले कथन को गलत मानता हूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट की जानकारी मैंने पीआईबी से ली है। पीआईबी जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल या आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से मैंने जानकारी ली है। भारत जून 2023 में खनिज सुरक्षा भागीदारी एमएसपी का 14वां सदस्य बन गया है। तो जो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। अब इस स्टेटमेंट को अगर ठीक से पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे इसे एक बार, तो आप समझेंगे कि इस स्टेटमेंट में 30 क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कहा गया है। और जब आप कीवर्ड्स को समझेंगे तो ध्यान देंगे कि इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। ये बात सही है।
कि भारत ने 30 खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में चिन्हित किया है, लेकिन यहां पर एक शब्द दिया गया है, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। ये बात सही नहीं है, क्योंकि इन 30 खनिजों में से कई खनिज ऐसे हैं जिनकी उपलब्धता भारत में नहीं है और जिनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह गलत है। आप देखिए, मैंने पीआईबी से ही एक जानकारी और ली है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट रिलीज्ड। गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। यहां तक तो बात सही है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स की जानकारी दी गई है या 30 क्रिटिकल मिनरल्स को क्रिटिकल के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन इसमें ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी उपलब्धता या जिनमें से सभी मिनरल्स की उपलब्धता भारत में नहीं है। ऐसे कई मिनरल्स हैं जिनकी आवश्यकता के लिए भारत को विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। आप देखिए, दीज मिनरल्स आर एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफिनियम, इंडीमियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिबेडनम, नायोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास, आरईई, राइनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंसियम, टेंटालम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिंकोनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम। तो इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत को विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखिए, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। नहीं है साधन संपन्न, सभी खनिजों के मामले में साधन संपन्न नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आगे पढ़िए। संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। ये बात सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वह सही है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसे एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी इत्यादि के लिए केंद्र सरकार को अनन्य रूप से अधिकृत किया गया है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वह स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न में पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब इसका उत्तर सर्च कर लीजिए, ये स्टेटमेंट तीसरा होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला और दूसरा सही है? नहीं। केवल 2 और 3 सही हैं? नहीं, 2 तो सही है ही नहीं। सी, केवल 1 और 3 सही। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे और वेनेजुएला। 6 देशों के नाम दिए गए हैं। नीचे पूछा है, एंडीज पर्वत श्रृंखला उपर्युक्त देशों में कितनों में से होकर गुजरती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है और दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरती है। आप ये लोग जो मैप देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला को दिखलाता है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला किन किन देशों में है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना 7 देशों में है, 7 देशों में विस्तृत है। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया
और वेनेजुएला। इन 7 देशों में एंडीज पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। अब इनमें से देख लीजिए। बोलीविया में विस्तृत है, ब्राज़ील में नहीं है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, पराग्वे में नहीं है, वेनेजुएला में है। तो बोलीविया में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर और वेनेजुएला में है, ब्राज़ील और पराग्वे में नहीं है। अब इसमें पूछा है एंडीज पर्वत श्रृंखला उपर्युक्त देशों में से कितनों में से होकर गुजरती है। तो 6 देशों में से जो 4 देश हैं उनमें से होकर गुजरती है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, केवल 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। और यहाँ पर 3 झीलों के नाम दिए गए हैं। पहली है टैंगानिका झील, अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी सीमा 4 देशों से लगती है, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी और जाम्बिया। अगली है टोनले सैप झील, ये कंबोडिया देश में है। और अगली है पाटोस लैगून, इंग्लिश में इसे पैटोस लैगून भी पढ़ा जाता है, ये ब्राज़ील के दक्षिणी किनारे पर है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा ना तो टैंगानिका झील से गुजरती है, ना ही कंबोडिया की टोनले सैप झील से होकर गुजरती है और ना ही पैटोस लैगून से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है? इन तीनों में से किसी से भी होकर इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें अब ऑप्शन सर्च कर लीजिए, कोई भी नहीं, डी, इन तीनों में से किसी से भी विषुवत रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दी या टर्मरिक के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2020-23। और इस प्रश्न में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए जब मैंने सर्च की जानकारी तो मुझे एक PIB का एक लिंक मिला और ये जो जानकारी है ये PIB से ही ली गई है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट है। कई प्रश्न ऐसे हैं जो PIB से डायरेक्टली ले लिए गए हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड in the year 2020-23. An area of 3.24 lakh was under turmeric cultivation in India with a production of 11.61 lakh tons, over 75% of global turmeric production. पूरे विश्व के 75% वैश्विक उत्पादन के साथ भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक था। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। ये जानकारी भी इसी PIB की स्लाइड से मिल जाएंगी। इन्हीं 3 लाइनों में ही पूरा प्रश्न छिपा हुआ है। मोर देन 30 varieties ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया एंड इट इज ग्रोन इन ओवर 20 स्टेट्स इन द कंट्री। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं, ये बात भी सही है, आप यहीं पर देख सकते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ टर्मरिक आर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो PIB की एक न्यूज से ही एक प्रश्न के तीनों स्टेटमेंट आपको मिल गए। करंट अफेयर्स का एक प्रश्न माना जा सकता है, भूगोल से लिंक है। इस प्रश्न को देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे, या 1-2 प्रश्न अभी हम लोगों ने और देखे थे जिनमें कुछ डेटा भी दिया हुआ था, कि PIB का भी बहुत रोल है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स को पढ़ते पढ़ते साथ में PIB के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस होती हैं उनको भी आप लोगों को देखते रहना चाहिए। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इसमें पूछा है उपर्युक्त कथनों में कौन कौन से सही हैं।
तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था वेगनर महोदय के द्वारा। उन्होंने बताया था कि आरंभ में सभी महाद्वीप एक जगह इकट्ठे थे और उसके बाद महाद्वीपों में विखंडन हुआ और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। इस सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से मत दिए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रमाण दिए जा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। और बेसिक सा प्रश्न है, इसे पहले भी यूपीएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी से लिया गया सामान्य सा प्रश्न है। ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है, ये बात सही है। घाना के स्वर्ण निक्षेप या घाना के तट पर पाए जाने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल या आसपास अवस्थित होते हैं या अवस्थित रहे होंगे। ये ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं, ये बात भी सही है। तो वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था उसके पक्ष में कई प्रमाण दिए थे, उसमें ये तीनों प्रमाण भी शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वे महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में सही हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन दिया गया है, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है या अधिक है, ये बात सही है। विषुवतीय जो क्षेत्र होते हैं, विषुवत रेखा के निकट के जो क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर रोज वर्षा होती है, मौसम आर्द्र बना रहता है, इस वजह से वहाँ पर धूल कणों की कमी पाई जाती है। और जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमाच्छादन रहता है, इस वजह से वहाँ पर धूल कणों की कमी रहती है। लेकिन जो उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र हैं, उच्च दाब के क्षेत्र हैं, वहाँ पर धूल कणों की मात्रा अधिक रहती है, क्योंकि वहाँ पर मेघाच्छादन नहीं पाया जाता है, उच्च दाब के क्षेत्र हैं और वहाँ पर शुष्क हवाएं पाई जाती हैं। इस वजह से जो उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र होते हैं और शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र होते हैं उनमें धूल कणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। नहीं, कम शुष्क पवन नहीं चलती है, बल्कि अधिक शुष्क पवन चलती है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, लेस नहीं मोर ड्राई विंड, हायर ड्राई विंड। इस वजह से अधिक शुष्क होने की वजह से उपोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध के जो उच्च दाब के क्षेत्र हैं वहाँ धूल कणों की मात्रा अधिक होती है। तो कम लिखा है, इस वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें पूछा है, उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, सी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में, जनवरी महीने की बात की जा रही है और उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं या समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, उनको कहा जाता है समताप रेखाएं। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं। भूखंडों का मतलब हो गया महाद्वीपों से जब गुजरती हैं या महाद्वीपीय भाग से जब गुजरती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इस स्टेटमेंट के लिए एनसीईआरटी से लिया गया एक मैप देखिए। इसमें आप लोग नीचे लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी से लिया गया एक मैप है जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल से संबंधित है, उससे लिया गया है। तो आप लोग इसमें लिखा हुआ देख रहे होंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी।
जनवरी महीने में सतह के निकट तापमान का वितरण। अब आप देखेंगे कि इसमें ये जो ब्लैक कलर से लाइंस जो खींची हुई हैं ये समताप रेखाएं हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, जलीय भाग है। अटलांटिक महासागर का जलीय भाग। जलीय भाग के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि जो समताप रेखाएं हैं वे ध्रुवों की ओर या उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ी हुई हैं, और जबकि जो महाद्वीपीय भाग है इस महाद्वीपीय भाग पर जो समताप रेखाएं हैं वे दक्षिण की ओर या विषुवत रेखा की ओर मुड़ी हुई हैं। यही बात उस प्रश्न के स्टेटमेंट में लिखी हुई है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों में या महाद्वीपीय भाग से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से या जलीय भाग से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुड़ती हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट है जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों या महाद्वीपीय भाग के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। ये बात भी सही है। जो जलीय भाग होते हैं वे देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं, और जो महाद्वीपीय भाग होते हैं, स्थलीय भाग जो होते हैं वे जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। और इसके साथ साथ जो अटलांटिक महासागर पर विशेष रूप से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या जो गल्फ स्ट्रीम इत्यादि गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, इसकी वजह से भी जो जलीय भाग है उसमें तापमान स्थलीय भाग की तुलना में अधिक बना रहता है। इसी वजह से जनवरी माह में और उत्तरी गोलार्ध में जलीय भागों में समताप रेखाएं उत्तर की ओर या ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती हैं, और जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय भाग में समताप रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। तो जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट की वजह से ही पहला स्टेटमेंट सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वह पहले स्टेटमेंट की व्याख्या भी कर रहा है। अब यहाँ पर पूछा है उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला विकल्प दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है, ए विकल्प। और ये एनसीईआरटी से लिया गया बेसिक सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शैलों या चट्टानों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका को इंग्लिश में कहते हैं क्ले, चिकनी मिट्टी, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। ये जानकारी सही है। पहले स्टेटमेंट में जानकारी जो दी गई है तो वह जानकारी सही है। जो चाक जो शैल होती है, खड़िया जैसी जो शैल होती है, वह अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात होती है, जल उसमें प्रवेश कर सकता है आसानी से, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। ये जानकारी सही है। अगला स्टेटमेंट दिया गया है चाक सरंध्र होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है, चाक इज पोरस। ये बात भी सही है। चाक पोरस होता है, इसी वजह से जल को अवशोषित कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला प्रश्न है मृत्तिका बिल्कुल ही संरंध्र नहीं है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्ले में भी पोरोसिटी होती है, लेकिन पोरोसिटी होने के साथ साथ उसमें इम्परमिएबल होती है, उसमें अपारगम्यता का गुण होता है। पोरोसिटी तो होती है लेकिन पारगम्यता नहीं होती है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट गलत है। अब पढ़िए इसको। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों के संदर्भ में हमें सही विकल्प चूज करना है। कथन 2 तथा कथन 3 दोनों सही हैं, तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। नहीं, दोनों तो सही है ही नहीं। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। नहीं, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है।
सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डी विकल्प कह रहे हैं ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सी इस विकल्प का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता, ये बात सही है। अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का जो तापमान होता वह हिमांक से या 0 डिग्री से काफ़ी कम होता। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट सही है। उसका कारण क्या है कि सूर्य से आने वाला जो सूर्यातप होता है उसको पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, और पृथ्वी जब उसको अवशोषित कर लेती है तो खुद में एक विकिरण पिंड बन जाती है, और जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सूर्य से आने वाला सूर्यातप होता है उसे लघु तरंगी विकिरण कहा जाता है, वह शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। उस विकिरण को अवशोषित करने के बाद पृथ्वी उस सूर्यातप या उस ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष की ओर विकिरित करती है, लेकिन जब विकिरण करती है पृथ्वी तब वह दीर्घ तरंगी विकिरण करती है, और वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वह ऑप्टिमम बना रहता है, अनुकूलित बना रहता है। इसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया कि वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता, ये बात सही है। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा इसे, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, ये बात भी सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल के द्वारा ही जो दीर्घ तरंगी विकिरण होता है उसमें से कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है और उस एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है। इसकी वजह से ऑप्टिमम टेम्परेचर पृथ्वी का बना रहता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित या ट्रैप्ड करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें या ग्रीन हाउस गैसेस जो दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित करती हैं। तो जो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट भी सही है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है, ये बात भी सही है। अब इसमें पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पौधे का नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन लिया गया है, कुछ जानकारी दी गई है उस पौधे के बारे में। पहला है कसावा और लिखा है काष्ठीय झाड़ी, इंग्लिश में इसे पढ़ लीजिए, वुडी श्रब। कसावा मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, या वुडी श्रब, झाड़ी जैसा एक वृक्ष है। तो यहाँ पर जो पहला है कसावा के आगे लिखा हुआ है वुडी श्रब, ये जानकारी सही है। ये अमेजन वर्षावन के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है जिंजर या अदरक, हर्ब विद स्यूडोस्टेम, आभासी तनायुक्त शाक, ये बात भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा पेयर भी सही है। तीसरा है मालाबार पालक, मालाबार स्पिनैच, शाकीय आरोही लता। शाकीय आरोही लता का मतलब होता है कि दीवारों, पेड़ों इत्यादि की शाखाओं पर जो ऊपर चढ़कर लता या बेल के रूप में फैलने वाली जो पादप प्रजाति होती है। तो जो मालाबार पालक या मालाबार स्पिनैच है वह हर्बेसियस क्लाइंबर है, एक लता है। तो तीसरा जो युग्म दिया गया है वह भी सही सुमेलित है। अगला है पुदीना और लिखा हुआ है वार्षिक झाड़ी, मिंट के आगे लिखा हुआ है एनुअल श्रब। पुदीना झाड़ी नहीं होता, पुदीना एक हर्ब है, शाकीय पौधा है, झाड़ी नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगला लिखा हुआ है पपीता, सब लोग परिचित हैं पपीता से, काष्ठीय झाड़ी, वुडी श्रब नहीं, वुडी श्रब नहीं होता, क्योंकि जो पपीते का पौधा होता है उसमें लकड़ी नहीं होती, हर्बेसियस प्लांट है एक। तो इसमें जो पांचवा विकल्प है वह भी सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें पूछा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो सही कितने सुमेलित हैं? पहला, दूसरा और तीसरा जो युग्म है वह सही सुमेलित है, चौथा पांचवा गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 3, बी ऑप्शन, जिसके अनुसार केवल 3 जो पहले 3 विकल्प हैं वे सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। पौधे जो होते हैं वे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा वनों के बारे में जानकारी दी गई है और महासागरों के बारे में जानकारी दी गई है। वर्षा वनों में बड़े वृक्ष होते हैं और महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन, पाद प्लवक या कुछ शैवाल जैसे सूक्ष्म वनस्पतियाँ होती हैं। और स्थलीय भागों में भी फोटोसिंथेसिस होता है और जलीय भागों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह कह रहा है कि वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। ये जानकारी गलत है। महासागरीय भागों में जो सूक्ष्म वनस्पतियां होती हैं या फाइटोप्लैंक्टन इत्यादि होते हैं उनके द्वारा पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। वर्षा वनों से भी कहीं ज़्यादा उत्पादन होता है महासागरों में, या महासागरों में जो सूक्ष्म वनस्पतियां इत्यादि होती हैं उनके द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें स्थलीय भागों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। दूसरा स्टेटमेंट समुद्री पादप प्लवक मैरीन फाइटोप्लैंक्टन, इसी की बात मैं अभी कर रहा था। समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु एल्गी शैवाल जैसे जीव विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। ये बात सही है और इसी की वजह से मैं अभी कह रहा था कि महासागरीय भागों में ऑक्सीजन का अधिक उत्पादन होता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है। अगला स्टेटमेंट है वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ऑक्सीकृत पृष्ठ जल ऑक्सीडाइज्ड वाटर की तुलना में जो वायुमंडल है उसमें अधिक ऑक्सीजन होती है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट भी गलत है। अब यहाँ पर पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। सही पूछा है तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। बी विकल्प, जिसके अनुसार केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने भूगोल विषय के जो प्रश्न थे उनको डिस्कस किया। अब इसके साथ ही जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो प्रश्न आए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उनके लिए भी डी सीरीज से ही प्रश्न लिए गए हैं और डी सीरीज में जिस सीक्वेंस पे प्रश्न दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पर प्रश्नों को ले लिया गया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में देखेंगे तो पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किन का प्रयोग होता है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, कई बार स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी के एग्जाम में भी इसे पहले भी पूछा गया है। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का स्प्रे कर दिया जाता है। जो उच्च स्तरीय जो बादल होते हैं सामान्य रूप से जिनमें वर्षा नहीं होती, तो एरोप्लेन इत्यादि से, ड्रोन से सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का स्प्रे जब कर दिया जाता है तो वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और वर्षा शुरू हो जाती है। तो जो पहला ए विकल्प में जो दिए गए हैं रसायन, इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अगला प्रश्न, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापन विधि नेचर रिस्टोरेशन लॉ अधिनियमित की है। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी का प्रश्न है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक बाध्यकारी लॉ प्रस्तावित किया गया है, नेचर रिस्टोरेशन लॉ। जो पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें हानि हुई है या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ये एक बाध्यकारी लॉ यूरोपियन कमीशन के द्वारा लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सक्रियत कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने
और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। इसे इंग्लिश में पढ़िए। एक्टिवेटेड कार्बन। Activated carbon is a good and attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. ये टाइपिंग थोड़ी एरर है, फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर फ्रॉम कर लीजिएगा। जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वह बहिस्रावी धाराओं से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। ये स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट को हम बाद में चेक करेंगे, पहले एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में समझ लीजिए। एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन का एक रूप है जिसे उच्च सतह क्षेत्र, लार्ज सरफेस एरिया और कई छोटे छिद्रों के लिए संसाधित किया जाता है। कई छोटे छिद्रों का मतलब हो गया कि उसमें पोरोसिटी अधिक होती है, संरंध्रता अधिक होती है। इसी वजह से प्रदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता एक्टिवेटेड कार्बन में अधिक होती है। ये उच्च सतह क्षेत्र इसे तरल पदार्थों और गैसों से दूषित पदार्थों को प्रभावी ढंग से सोखने या चिपकने में सक्षम बनाता है। इसका व्यापक रूप से पानी और वायु शोधन के साथ साथ विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। सक्रिय कार्बन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सक्रिय कार्बन कार्बन युक्त स्रोत सामग्री जैसे बांस, नारियल की भूसी, बिलो एक वृक्ष होता है उसकी लकड़ी, कॉयर, लिग्नाइट, कोयला और पेट्रोलियम पिच से उत्पादित कार्बन होता है। अब इतना समझने के बाद फिर से लौटते हैं प्रश्न पर। सक्रिय कार्बन या एक्टिवेटेड कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। ये बात सही है। प्रदूषकों को हटाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन का प्रयोग किया जाता है और संदूषकों को हटाने के लिए एक अच्छा और आकर्षक साधन भी है। सक्रिय कार्बन या एक्टिवेटेड कार्बन का एक बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारू धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्यता है। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स ए लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। यह संदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता है। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसमें पोरोसिटी अधिक होती है, संरंध्रता अधिक होती है, छिद्रिल होता है और उसके साथ साथ बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल, लार्ज सरफेस एरिया होता है। इसी वजह से वह प्रदूषकों को अवशोषित कर पाता है, हटा पाता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वह भी सही है। अब अगला कथन दिया गया है, सक्रियत कार्बन या एक्टिवेटेड कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। ये बात भी सही है। उच्च कार्बन युक्त स्रोत जैसे बांस, नारियल की भूसी, बिलो, लकड़ी, लिग्नाइट, कोयला इत्यादि से इसको संश्लेषित किया जा सकता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। ये तीसरा कथन भी सही है। अब हमें यहाँ पर विकल्प चूज करने हैं क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और व्याख्या भी पूछी है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? कथन 1 है, क्या कह रहा है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ये बात सही है। इस प्रश्न का उत्तर ए विकल्प ही है। समझिए, पहला स्टेटमेंट सही है। ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया था कि एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वह प्रदूषकों को हटाने में सक्षम होता है। अब हमने ये भी समझ लिया कि वह क्यों सक्षम होता है प्रदूषकों को हटाने में, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया होता है और उसमें पोरोसिटी होती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वह यही बात कह रहा है कि लार्ज सरफेस एरिया और पोरोसिटी की वजह से वह प्रदूषकों को, भारी धातुओं को हटाने में, अवशोषित करने में सक्षम होता है। इसलिए भी पहले स्टेटमेंट की व्याख्या हो रही है। दूसरा है, सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है, इसी वजह से एक अच्छा और आकर्षक साधन है। इसी वजह से तीसरे स्टेटमेंट की वजह से भी पहले स्टेटमेंट के आखिरी भाग की व्याख्या हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो
तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं और जो बाद के 2 स्टेटमेंट हैं वे पहले स्टेटमेंट की सही व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। कीवर्ड्स पर जब आप ध्यान देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा और आकर्षक साधन है। अच्छा और आकर्षक साधन इसलिए है क्योंकि इसको उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है और इस एक्टिवेटेड कार्बन से प्रदूषकों को अलग हटाया जा सकता है। इसलिए एक अच्छा और आकर्षक साधन है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। ये बात सही है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सीमेंट इंडस्ट्री से 5% से अधिक का वैश्विक योगदान होता है। ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट सही है। कथन 2 कहता है, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए लाइमस्टोन या चूना पत्थर के साथ साथ लिखा हुआ है सिलिका युक्त मृतिका या क्ले को मिलाया जाता है। ये बात भी सही है। जब सीमेंट का निर्माण किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और चूना पत्थर के साथ साथ सिलिका की आवश्यकता होती है, एल्यूमिना की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। इन सब तत्वों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिलिका युक्त मृतिका से। तो लाइमस्टोन और सिलिका बेयरिंग क्ले को मिक्स किया जाता है। ये बात भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। लाइमस्टोन जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम के साथ साथ कार्बोनेट तत्व भी उसमें अवेलेबल होता है। लेकिन जो क्लिंकर प्रोसेस होती है, क्लिंकरिंग की जो प्रोसेस होती है, उसमें लाइमस्टोन से कार्बोनेट को अलग कर दिया जाता है और केवल लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। कार्बोनेट को पृथक कर दिया जाता है और इस क्लिंकर उत्पादन के दौरान ही सीमेंट निर्माण के दौरान सबसे अधिक या 60% से अधिक CO2 उत्सर्जन होता है केवल रासायनिक प्रक्रिया में, और अत्यधिक ताप के चलते ये रासायनिक प्रक्रिया संपूर्ण हो पाती है। तो जो उस अत्यधिक ताप के लिए ईंधन जलता है, उस ईंधन के लिए जलाने के लिए CO2 अलग से उत्सर्जित होती है और केवल इस रासायनिक प्रक्रिया में ही कुल सीमेंट उत्पादन में 60% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह इसी प्रक्रिया के दौरान होता है, जब लाइमस्टोन को लाइम में चेंज किया जाता है। अब इसमें क्या पूछा गया है? ये स्टेटमेंट भी सही है। अब पूछा है, उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन कथन 1 की व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि कथन तो तीनों ही सही हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा है उसमें सिलिका युक्त मृतिका और लाइमस्टोन की मिक्सिंग के दौरान डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से इस मिक्सिंग की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से ये प्रक्रिया सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वह पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है, इस प्रक्रिया के दौरान ही सीमेंट निर्माण के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान ही सबसे अधिक CO2 या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसलिए जो तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट सही होने के साथ साथ पहले स्टेटमेंट की व्याख्या भी कर रहा है। अब इसमें पढ़िए, जो बी ऑप्शन है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का जो 28वां सम्मेलन हुआ था वह दुबई में हुआ था। उस सम्मेलन में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये बात सही है। UAE में 2023 में जो COP28 हुआ था उसमें जलवायु और स्वास्थ्य विषयक जो घोषणा जारी की गई थी उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। कथन दूसरा कह रहा है COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाता। अधिदेशात्मक का मतलब होता है अनिवार्य हो जाता। इसको सरल शब्द में लिख दे रहा हूं। यहां पर जो लिखा हुआ है कि COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है, यह जानकारी गलत है। यह बाध्यकर घोषणा नहीं है, ये स्वैच्छिक घोषणा थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई ऐसी प्रणालियां हैं या भारत का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे शीतलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत अपने हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर नहीं करना चाहता था, इसी वजह से भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक बाध्यकारी घोषणा नहीं थी, स्वैच्छिक घोषणा थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन किया जाए। विकार्बनन किया जाए का मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग ना किया जाए या स्वास्थ्य सेक्टर जो हमारी आधार संरचना है उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो, तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। ये बात सही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट सही है। अब उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब इसके विकल्पों को देख लेते हैं। पहला ए विकल्प है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 2 तो सही है ही नहीं। कथन 2 तथा कथन 3 दोनों सही हैं, 2 कथन सही नहीं है। कथन 1 और कथन 2 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। इसमें टाइपिंग एरर है। इसे कथन 2 तथा कथन 3 कर लीजिएगा। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है, तीसरा तो सही है, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वैज्ञानिक अध्ययन ये सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड इट्स एक्सिस। पृथ्वी के घूर्णन में और पृथ्वी का जो अक्ष है 23.5 डिग्री पृथ्वी जो झुकी हुई है उस अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। ये बात सही है। इस बात को समझने के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। ये स्क्रीनशॉट इंडिया टुडे की वेबसाइट से लिया है। डाउन टू अर्थ जो एक मैगजीन आती है उसकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल था। क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग अर्थ्स रोटेशन एज पोलर आइस मेल्ट्स। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी के अक्ष में और पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च फ्रॉम ETH ज्यूरिख। ETH ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है। डाउन टू अर्थ में भी ये स्टडी पब्लिश हुई थी। इस विश्वविद्यालय के द्वारा एक रिसर्च की गई
तो इस रिसर्च में ये सामने आई है बात कि जलवायु परिवर्तन के चलते पृथ्वी के अक्ष में और पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते ध्रुवीय क्षेत्रों से बर्फ पिघल रही है और वह बर्फ पिघलने के बाद विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर जो द्रव्यमान का वितरण है वह वितरण प्रभावित हो रहा है और इस वजह से ही पृथ्वी के घूर्णन में और पृथ्वी की अक्षीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस बात को और आगे पढ़ने के लिए एक मैंने और स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ से पढ़िए। ये भी इंडिया टुडे का ही है, वहीं अगला हिस्सा है। Climate change is causing significant shifts in Earth's rotation and axis, according to new research from ETH Zurich University. As polar ice melts and water flows towards the equator, विषुवत रेखा की ओर जैसे जैसे जल प्रवाहित होता है ध्रुवों की ओर से बर्फ के पिघलने के बाद, it's altering the planet's mass distribution. यह पृथ्वी पर द्रव्यमान वितरण को प्रभावित करता है एंड स्लोइंग इट्स रोटेशन, और इसकी वजह से पृथ्वी का घूर्णन थोड़ा धीमा होता जा रहा है, लीडिंग टू स्लाइटली लॉन्गर डेज, और इसकी वजह से पृथ्वी पर दिन की अवधि बढ़ती जा रही है। अब स्टेटमेंट पढ़िए। वैज्ञानिक अध्ययन ये सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। मैंने आप लोगों को रेफरेंस भी दे दिया कि स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया ये अध्ययन दर्शाता है। डाउन टू अर्थ में भी ये स्टडी पब्लिश हुई, लेकिन डाउन टू अर्थ की वेबसाइट जब मैंने ओपन की तो वह पूरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इंडिया टुडे की वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है कथन 2, सौर संस्फुरों सोलर फ्लेयर्स के बारे में जानकारी दी गई है और उससे संबद्ध किरीटी द्रव्यमान कोरोना के बारे में। इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सोलर फ्लेयर्स और उससे संबद्ध कोरोनल मास के इजेक्शन या बाहर की ओर निष्कासन की वजह से पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार हो जाती है। स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। कथन तीसरा कहता है कि जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। इस बात को भी अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट में देख लिया था, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। Climate change is causing significant shifts in Earth's rotation and axis, according to new research from ETH Zurich. As polar ice melts and water flows towards the equator, it's altering the planet's mass distribution. पृथ्वी पर जो द्रव्यमान वितरण है वह प्रभावित होता है। इसकी वजह से पृथ्वी का अक्ष और पृथ्वी का घूर्णन बदलता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। अब यहाँ पर आइए, उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन जो दूसरा कथन है वह व्याख्या नहीं करता, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स और जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसकी वजह से तापमान वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी वजह से पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है और वह इक्वेटर की तरफ बह रही है। इसका भी मैं प्रमाण आपको देता हूं। ये climate.gov यूएसए की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें उस पर बहुत अच्छी मिल जाती हैं। Although solar flares and associated coronal mass ejections can bombard Earth's outermost atmosphere with tremendous amounts of energy, but most of that energy is reflected back into space by Earth's magnetic field. हालांकि बात सही है कि सोलर फ्लेयर्स के द्वारा और कोरोनल मास इजेक्शन के द्वारा एनर्जी पृथ्वी के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर तक आती है, लेकिन वह सारी ऊर्जा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्पेस में वापस कर दी जाती है। बिकॉज द एनर्जी डज नॉट रीच आवर प्लैनेट सरफेस, इट हैज़ नो मेजरेबल इन्फ्लुएंस ऑन सरफेस टेम्परेचर। इसी वजह से जो दूसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी से प्रत्यक्ष रूप से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज इस कारण से नहीं हो रहा है, इस वजह से पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
बल की अक्ष में परिवर्तन और घूर्णन में परिवर्तन पृथ्वी के किस वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। Earth is going through big shifts and climate change is one of the biggest factors affecting the planet and most of it human induced. मानवीय कारकों के चलते जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन के चलते ध्रुवीय क्षेत्रों से बर्फ पिघल रही है और वह विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हो रहा है वह जल। इससे पृथ्वी पर द्रव्यमान वितरण में अंतर आ रहा है और इस द्रव्यमान वितरण में अंतर के चलते पृथ्वी के अक्ष और पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन हो रहा है। सोलर फ्लेयर्स से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दूसरा स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन वह पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है। पहले स्टेटमेंट का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। पहले स्टेटमेंट का प्रत्यक्ष कारण है तीसरा स्टेटमेंट। तो इसमें पहला जो ए विकल्प है वह कट जाएगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बी, कथन 1 और कथन 2 में से केवल एक सही है। नहीं, ना तो कथन 2 ना नहीं, सी और डी दोनों गलत हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और प्रूफ आपके सामने है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो प्रश्न है वे काफी लंबे प्रश्न हैं। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। ये बात सही है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। ये बात भी सही है। कार्बन मार्केट्स के बारे में प्रिंसिपल्स को सेट करता है। कथन 3, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन कथन 1 की व्याख्या करते हैं। दोनों ही सही हैं और कथन 1 की व्याख्या भी करते हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का जो दिया गया है वही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष बात प्रग्रहण, डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सीक्वेस्ट्रेशन कर लेना, उसको वायुमंडल से पृथक कर लेना। जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में। इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। CO2 का सीक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है पृथक रूप से। ये प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम या अप्रोच हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डायरेक्ट एयर कैप्चर से बायोप्लास्टिक बनाई जा सकती है। खाद्य प्रसंस्करण में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। विमानन क्षेत्र में, विमानन लिखा हुआ है का मतलब हो गया एविएशन के क्षेत्र में। विमानन में ये संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। वायुमंडल से कार्बन को पृथक किया और उस कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला विमानन के लिए ईंधन बनाया जा सकता है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट भी सही है। अब इसमें पूछा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीकॉक टेरेंटुला, गूटी टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीकॉक टेरेंटुला न्यूज में भी रहा था। ये मकड़ी की तरह का एक जीव है जो वृक्षों पर पाया जाता है और मूल रूप से ये भारत के आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको देख भी लीजिए, नीले कलर का होता है। ये है नीले रंग का मकड़ी प्रजाति का एक जीव है ये, और ये प्राकृतिक रूप से वृक्षों पर ही पाया जाता है।
एक सर्वभक्षी परुस्कवची क्रस्टेशियाई है। इट इज़ एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। ये क्रस्टेशियन नहीं है, स्पाइडर क्लास का है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा। इसका प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। ये बात सही है। भारत के दक्षिण भारत के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। वृक्षीय जाति, इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीसीज। आर्बोरियल स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी प्रजाति जो वृक्षों पर निवास करना पसंद करती हो, वृक्षों पर निवास करती हो। ये बात सही है कि ये प्राकृतिक रूप से वृक्षों पर ही निवास करना पसंद करती है या वृक्षों पर ही निवास करती है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट भी सही है। अब पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कथन 2 और कथन 3, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, जिसके अनुसार कथन 2 और कथन 3 सही हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन, टी का मतलब टन, CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। ये जानकारी सही नहीं है। भारत में जो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वह 1.89 टन के आसपास है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। अगला स्टेटमेंट, ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ये बात सही है। एशिया पैसिफिक रीजन में पहले स्थान पर चाइना है, भारत दूसरे स्थान पर है। अगला है, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। ये बात भी सही है। विद्युत उत्पादन के लिए, ताप उत्पादन के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्न किया जाता है, उन्हीं से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है भारत में। अब इसमें पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो इसमें से कथन दूसरा और कथन तीसरा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। कथन 2 और कथन 3 सही हैं। और थैंक यू। तो ये प्रश्न थे जो भूगोल विषय और पर्यावरण पारिस्थितिकी विषय से संबंधित थे। और आपके इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।